क्या होता है जब आप शांत रहने की कोशिश करते हैं? आपका दिल और तेजी से धड़कता है। आपके विचार और ज्यादा शोर करते हैं। आपकी बेचैनी 10 गुना बढ़ जाती है। यह एक विरोधाभास है। शांति के लिए जितना अधिक प्रयास किया जाता है, वह उतनी ही दूर चली जाती है। यह वह मानसिक जाल है जिसमें 99% पुरुष अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। वे मानते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण इच्छा शक्ति का खेल है, एक लड़ाई जिसे जीतना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वे पूरी तरह से गलत है? क्या होगा अगर असली शांति कोशिश करने से नहीं, बल्कि कोशिश करना छोड़ने से आती है? यह कोई पहेली नहीं है। यह स्टोइक्स का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा सिद्धांत है। एक ऐसा रहस्य जो कुछ चुनिंदा लोगों को बाहरी दुनिया की अराजकता के बीच भी आंतरिक रूप से अजेय बना देता है। इस वीडियो में हम उस सिद्धांत को परत दर परत खोलेंगे। ये आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। शुरू करने से पहले कमेंट्स में एक शब्द में जवाब दें। आपके लिए शांति का क्या मतलब है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन की गई है। हर नोटिफिकेशन, हर हेडलाइन, हर सोशल मीडिया पोस्ट आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए बनाई गई है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है और ज्यादातर पुरुष बिना किसी तैयारी के इसमें उतरते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि एक मजबूत पुरुष को अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए या उन पर बलपूर्वक काबू पाना चाहिए। ये सबसे बड़ी और सबसे हानिकारक गलतफहमी है। यह दृष्टिकोण वैसा ही है जैसे आप एक उबलते हुए बर्तन पर ढक्कन लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। दबाव बनता है और अंत में एक विस्फोट होता है, क्रोध के रूप में, चिंता के रूप में या गहरे अवसाद के रूप में। आधुनिक पुरुष एक असंभव स्थिति में है। उसे शांत और नियंत्रित रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे दिए गए उपकरण टूटे हुए हैं और ज्यादा कोशिश करो का मंत्र उसे और गहरे गड्ढे में धकेलता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको एक नया उपकरण देना नहीं है, बल्कि आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना है। हम समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे, जो बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के काम करने के तरीके में है। खंड 1, नियंत्रण का भ्रम। ज्यादातर लोगों की अशांति का स्रोत एक बुनियादी गलती है। वे उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोगों की राय, अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव। आप इन चीजों पर अपनी पूरी जिंदगी की ऊर्जा खर्च कर सकते हैं और नतीजा हमेशा निराशा ही होगा। यह एक ऐसे खेल को जीतने की कोशिश करने जैसा है जिसके नियम आप नहीं बनाते। एक शक्तिशाली पुरुष और एक साधारण पुरुष के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वह इस खेल को खेलने से ही इनकार कर देता है। वह समझता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने में नहीं है। असली शक्ति यह पहचानने में है कि क्या मोड़ा जा सकता है और क्या नहीं। यह मानसिकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। जब तक आप इस भ्रम में जीते रहेंगे कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, तब तक सच्ची शांति असंभव है। यह एक मानसिक जेल है जिसे आपने खुद बनाया है और आज हम इसकी चाबी खोजेंगे। खंड 2, नियंत्रण का वास्तविक क्षेत्र। तो अगर आप बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? स्टोइक्स का जवाब आश्चर्यजनक रूप से सरल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। केवल 3 चीजें हैं जो पूरी तरह से आपके अधिकार में हैं: आपकी राय या निर्णय, आपकी प्रेरणाएं या आवेग, और आपकी इच्छाएं और नापसंद। संक्षेप में, आपका आंतरिक जगत। बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, आप यह चुनने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं कि आप उस घटना की व्याख्या कैसे करते हैं। कोई आपका अपमान करता है, यह एक बाहरी घटना है। आप इसे एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखते हैं या एक अज्ञानी व्यक्ति की राय के रूप में। यह आपका आंतरिक निर्णय है। पहली प्रतिक्रिया आपको क्रोधित करेगी, दूसरी आपको अविचलित रखेगी। यह छोटा सा अंतर ही सब कुछ है। यह आपके आंतरिक साम्राज्य का गढ़ है,
जब आप अपनी सारी ऊर्जा इस क्षेत्र की रक्षा और इसे मजबूत करने में लगाते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती। यह प्रयासहीन शांति की ओर पहला कदम है। उन लड़ाइयों को लड़ना बंद कर देना जो आप जीत नहीं सकते। खंड 3, घटना बनाम व्याख्या। इस सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं। एक स्टोइक के लिए दुनिया में कुछ भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। चीजें बस होती हैं। नौकरी छूटना, रिश्ते का टूटना, वित्तीय नुकसान, ये सब बाहरी घटनाएं हैं। वे तटस्थ हैं। जो चीज उन्हें दर्दनाक या विनाशकारी बनाती है, वह है हमारा उनके बारे में निर्णय, हमारी व्याख्या। हम घटना के ऊपर एक कहानी जोड़ देते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक असफल व्यक्ति हूं। यही कहानी, न कि मूल घटना, हमारी पीड़ा का कारण बनती है। कल्पना कीजिए कि बारिश हो रही है। एक किसान के लिए यह एक आशीर्वाद है। एक पिकनिक पर जाने वाले व्यक्ति के लिए यह एक अभिशाप है। बारिश वही है, लेकिन व्याख्या अलग है। बिना प्रयास के शांत रहने की कला इस अंतर को समझने में निहित है। ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है। यह उन कहानियों और व्याख्याओं को पहचानने और चुनौती देने के बारे में है जो उन भावनाओं को जन्म देती है। खंड 4, आंतरिक गढ़ का निर्माण। इस समझ को एक शक्तिशाली रूपक में कैसे बदले? अपने मन को एक किले के रूप में सोचे। इस किले की दीवारें आपकी व्याख्याएं और निर्णय हैं। बाहरी दुनिया लगातार इस किले पर गोले दाग रही है। अपमान, असफलताएं, निराशाएं। अगर आपकी दीवारें कमजोर हैं, यानी अगर आप हर बाहरी घटना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और उस पर नकारात्मक निर्णय थोपते हैं, तो हर गोला अंदर आएगा और तबाही मचाएगा। लेकिन अगर आपकी दीवारें मजबूत हैं, अगर आप घटनाओं को वैसे ही देखने का अभ्यास करते हैं जैसे वे हैं, बिना अतिरिक्त कहानी के, तो गोले दीवारों से टकराकर हानिरहित रूप से गिर जाएंगे। किले के अंदर आप शांत और सुरक्षित रहेंगे। ये गढ़ कोशिश या इच्छा शक्ति से नहीं बनता है। यह जागरूकता और अभ्यास से बनता है। हर बार जब कोई नकारात्मक घटना होती है, तो यह आपके लिए अपनी दीवारों को मजबूत करने का एक अवसर होता है। यही एक प्रशिक्षण है, और समय के साथ यह किला इतना अभेद्य हो जाता है कि बाहरी दुनिया का शोर आप तक पहुंचना बंद कर देता है। खंड 5, भावनाओं का भौतिकी। भावनाओं को दबाने की कोशिश करना एक समुद्र तट की गेंद को पानी के नीचे रखने की कोशिश करने जैसा है। आप जितनी ज्यादा ताकत लगाते हैं, वह उतनी ही तेजी से और अप्रत्याशित रूप से सतह पर वापस आती है। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। वे क्रोध, भय या उदासी महसूस करते हैं और सोचते हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। वे इससे लड़ते हैं, और लड़ाई ही भावना को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। स्टोइक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। यह लड़ाई के बारे में नहीं है, यह अवलोकन के बारे में है। जब कोई भावना उठती है, तो उसे एक बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में देखे। उसे एक नाम दे। यह क्रोध है। उसे अपने शरीर में महसूस करे, लेकिन उसके साथ खुद को पहचाने नहीं। आप क्रोधित नहीं हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रोध का अनुभव कर रहा है। यह सूक्ष्म भाषाई बदलाव आपको भावना से एक महत्वपूर्ण दूरी बनाने की अनुमति देता है। यह गेंद को पानी के नीचे धकेलने के बजाय उसे सतह पर तैरने और स्वाभाविक रूप से दूर बहने देने जैसा है। खंड 6, प्रतिक्रिया में विराम। आधुनिक जीवन की गति हमें तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है। एक ईमेल आता है, हम तुरंत जवाब देते हैं। कोई कुछ कहता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। इस तात्कालिकता में हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। स्टोइक्स ने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक का अभ्यास किया, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक विराम पैदा करना। जब कुछ ऐसा होता है जो आपको भावनात्मक रूप से ट्रिगर करता है, तो कुछ भी करने से पहले रुके, एक गहरी सांस लें। यह 1 सेकंड का विराम आपको अपने स्वचालित भावनात्मक मस्तिष्क से अपने तार्किक, तर्कसंगत मस्तिष्क में स्थानांतरित होने का समय देता है। इस विराम में आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह मेरे नियंत्रण में है?
इस स्थिति की सबसे तर्कसंगत व्याख्या क्या है? मेरी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? यह सरल आदत आपके जीवन को बदल सकती है। ये आपको प्रतिक्रिया करने वाले एक जानवर से एक विचारशील इंसान में बदल देती है। ये आपको ड्राइवर की सीट पर वापस बिठाती है, न कि भावनाओं को गाड़ी चलाने देती है। खंड 7, इच्छाओं का पुनर्मूल्यांकन। हमारी बहुत सारी अशांति हमारी इच्छाओं से आती है। हम एक निश्चित परिणाम चाहते हैं और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम पीड़ित होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम पदोन्नति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें एक निश्चित तरीके से हों। स्टोइक हमें अपनी इच्छाओं की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या आप उन चीजों की इच्छा कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में है या जो आपके नियंत्रण से बाहर है? बाहरी परिणामों की इच्छा करना खुद को निराशा के लिए तैयार करना है। इसके बजाय अपनी इच्छा को अपने प्रयासों पर केंद्रित करें। मैं पदोन्नति चाहता हूं के बजाय अपनी इच्छा को मैं अपना सर्वश्रेष्ठ काम करूंगा में बदले। मैं चाहता हूं कि वह मुझे पसंद करे के बजाय अपनी इच्छा को मैं एक दयालु और प्रामाणिक व्यक्ति बनूंगा में बदले। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका प्रयास है। जब आपकी इच्छाएं पूरी तरह से आपके नियंत्रण के क्षेत्र में होती है, तो निराशा असंभव हो जाती है। आप हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि सफलता को प्रयास के रूप में फिर से परिभाषित किया गया है, न कि परिणाम के रूप में। खंड 8, सबसे बुरे की कल्पना, प्रीमेडिटेशन मलोरम। यह एक और शक्तिशाली स्टोइक अभ्यास है जो उल्टा लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। हर सुबह कुछ पल यह कल्पना करने में बिताएं कि आपके दिन में क्या क्या गलत हो सकता है। आपकी कार खराब हो सकती है। आपका बॉस आपकी आलोचना कर सकता है। आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक खो सकते हैं। इसका उद्देश्य निराशावादी बनना नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को तैयार करना है। जब आप पहले से ही सबसे बुरे की कल्पना कर लेते हैं, तो दो चीजें होती हैं। पहला, आप अक्सर महसूस करते हैं कि सबसे बुरा उतना डरावना नहीं है जितना आप सोचते हैं और आप उससे निपट सकते हैं। यह भय की शक्ति को कम कर देता है। दूसरा, यदि दिन के दौरान कुछ गलत होता है, तो आप हैरान या भावनात्मक रूप से अभिभूत नहीं होते हैं। आपने इसकी उम्मीद की थी। आप इसके लिए तैयार हैं। यह आपको एक झटके को एक छोटी सी असुविधा में बदलने की अनुमति देता है। यह भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय भविष्य के लिए मानसिक रूप से खुद को मजबूत करने का एक तरीका है। खंड 9, बाहरी चीजों के प्रति उदासीनता। स्टोइक्स के लिए स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा जैसी चीजें पसंदीदा उदासीन प्रेफर्ड इंडिफरेंस थीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन चीजों का होना अच्छा है, लेकिन आपकी खुशी या आंतरिक शांति उन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। वे आपके जीवन के लिए बोनस है, आवश्यकताएं नहीं। यह एक क्रांतिकारी विचार है, खासकर आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में। हम मानते हैं कि हमें खुश रहने के लिए अगली कार, अगला घर, अगली पदोन्नति चाहिए। स्टोइक कहते हैं कि यह एक झूठ है। आपकी खुशी केवल एक चीज पर निर्भर करती है, आपके चरित्र की गुणवत्ता और आपके निर्णयों की बुद्धिमत्ता। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप बाहरी चीजों की शक्ति को अपने ऊपर से हटा देते हैं। आप उन्हें प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें खो देते हैं, तो आप टूटते नहीं हैं। आप एक ऐसे गेम में खेल रहे हैं जहां आप हार नहीं सकते, क्योंकि स्कोरबोर्ड आपके बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। खंड 10, प्रकृति के अनुसार जीना। यह स्टोइसिज्म का एक मुख्य सिद्धांत है, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब जंगल में रहना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मानवीय प्रकृति के उच्चतम पहलुओं के अनुसार जीना। तर्क और सामाजिकता। तर्क का उपयोग स्पष्ट रूप से सोचने, अच्छे निर्णय लेने और दुनिया को वैसे ही देखने के लिए करना जैसा वह है, न कि जैसा आप चाहते हैं। और सामाजिकता का उपयोग दूसरों के साथ निष्पक्षता, दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए करना, यह समझते हुए कि हम सभी एक बड़े मानव समुदाय का हिस्सा हैं।
जब आपके कार्य आपके तर्क और आपके सामाजिक कर्तव्य के अनुरूप होते हैं, तो आप एक प्रकार की आंतरिक सद्भाव का अनुभव करते हैं। आप सही काम कर रहे हैं, सही कारणों से। यह आंतरिक शांति का एक गहरा स्रोत है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। यह जानने की शांति है कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। खंड 11। बाधा ही रास्ता है। यह शायद आधुनिक स्टोइसिज्म का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इसका मतलब यह है कि जीवन में आपके सामने आने वाली हर बाधा, हर कठिनाई, हर चुनौती वास्तव में आपके चरित्र, ज्ञान और लचीलेपन का अभ्यास करने और उसे विकसित करने का एक अवसर है। ज्यादातर लोग बाधाओं से बचते हैं या उनके बारे में शिकायत करते हैं। स्टोइक उन्हें गले लगाता है। जब कोई मुश्किल आती है तो वे पूछते हैं, यह मुझे क्या सिखा सकता है? यह मुझे कौन सा गुण अभ्यास करने का अवसर देता है? धैर्य, साहस, रचनात्मकता। इस मानसिकता के साथ कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। हर ठोकर एक सीढ़ी बन जाती है, हर असफलता एक सबक बन जाती है। आपका जीवन एक जिम बन जाता है, जहां हर कठिनाई आपके मानसिक और भावनात्मक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक वजन है। यह आपको एक पीड़ित की मानसिकता से एक निर्माता की मानसिकता में बदल देता है। खंड 12। परिप्रेक्ष्य का अभ्यास। जब हम किसी समस्या में बहुत करीब से उलझे होते हैं, तो वह बहुत बड़ी और भारी लगती है। स्टोइक्स हमें एक कदम पीछे हटने और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से चीजों को देखने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसे ऊपर से देखने का अभ्यास कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर के ऊपर, फिर अपने देश के ऊपर, फिर पृथ्वी के ऊपर तैर रहे हैं। इस विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने पर आपकी समस्या कितनी महत्वपूर्ण है? क्या यह 1 साल में मायने रखेगी? 5 साल में? यह अभ्यास अहंकार को कम करने और हमारी समस्याओं को उनके सही आकार में देखने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। यह नाटकीयता को कम करता है और शांति की भावना लाता है। यह हमें हमारी तात्कालिक चिंताओं के छोटे से पिंजरे से बाहर निकालकर एक विशाल और शांत परिदृश्य में रखता है। खंड 13। दूसरों की गलतियों के प्रति सहिष्णुता। लोग आपको निराश करेंगे, वे गलतियां करेंगे, वे स्वार्थी या अनुचित व्यवहार करेंगे। यह जीवन का एक तथ्य है। आप या तो इसके बारे में लगातार क्रोधित और निराश रह सकते हैं, या आप स्टोइक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को हर सुबह याद दिलाया कि वह स्वार्थी, कृतघ्न और अज्ञानी लोगों से मिलेगा, लेकिन वह उनसे नफरत नहीं करता था। वह समझता था कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सही और गलत के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। वे अज्ञानता में काम कर रहे हैं। इस समझ के साथ क्रोध की जगह करुणा ले लेती है। आप दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें उनकी अज्ञानता के लिए क्षमा करना आपके अपने मन की शांति के लिए एक उपहार है। यह उन्हें उनके कार्यों के लिए हुक से नहीं छोड़ता है, लेकिन यह आपको भावनात्मक हुक से मुक्त करता है। खंड 14। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। यह इच्छाओं के पुनर्मूल्यांकन के सिद्धांत से जुड़ा है, लेकिन यह कार्रवाई पर लागू होता है। एक तीरंदाज का उदाहरण लें। तीरंदाज सही मुद्रा, सही पकड़, सही लक्ष्य और सही रिलीज सुनिश्चित करने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो उसके नियंत्रण में है। लेकिन एक बार जब तीर कमान छोड़ देता है, तो परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हवा का एक झोंका उसे रास्ते से भटका सकता है, लक्ष्य हिल सकता है। एक स्टोइक तीरंदाज अपनी सफलता का आकलन इस बात से नहीं करता कि तीर निशाने पर लगा या नहीं, बल्कि इस बात से करता है कि उसने तीर चलाने की प्रक्रिया को कितनी अच्छी तरह से निष्पादित किया। अपने जीवन में भी यही सिद्धांत लागू करें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, सही काम करें और फिर परिणामों को जाने दें। आपकी योग्यता आपके प्रयासों में निहित है, न कि उन परिणामों में जिन्हें आप पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। ये आपको सफलता के अहंकार और असफलता के भय से मुक्त करता है। खंड 15।
क्षणभंगुरता की स्वीकृति। सब कुछ बदलता है। आपका शरीर, आपके रिश्ते, आपकी संपत्ति, आपकी दुनिया, कुछ भी स्थायी नहीं है। हम इस सच्चाई से लड़ते हैं और यह लड़ाई पीड़ा का एक बड़ा स्रोत है। हम चीजों को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे वे हैं, खासकर जब वे अच्छी होती हैं। स्टोइक्स हमें हर चीज की क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करने और उसे गले लगाने के लिए कहते हैं। जब आप वास्तव में समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो आप वर्तमान क्षण की अधिक सराहना करते हैं। आप उन लोगों और चीजों को हल्के में नहीं लेते जो आपके पास हैं। और जब आप कुछ खो देते हैं, तो दर्द कम होता है, क्योंकि आप हमेशा से जानते थे कि यह स्थायी नहीं था। ये आपको जीवन से चिपके रहने के बजाय उसके माध्यम से अधिक हल्के ढंग से और कृतज्ञता के साथ बहने की अनुमति देता है। यह एक उदास विचार नहीं है, यह एक मुक्तिदायक विचार है। खंड 16, कर्तव्य की भूमिका। स्टोइक्स के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने कर्तव्यों का पालन करना था। एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक इंसान के रूप में। यह कर्तव्य की भावना आपको एक उद्देश्य और एक दिशा देती है, जो आपकी अपनी क्षणिक भावनाओं से परे है। जब आप महसूस नहीं करते कि आपको काम पर जाना है, तो आपका कर्तव्य आपको बिस्तर से बाहर निकालता है। जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं, तो एक अच्छे इंसान होने का आपका कर्तव्य आपको सम्मान के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए मार्गदर्शन करता है। कर्तव्य एक लंगर है जो आपको भावनाओं के तूफानों में स्थिर रखता है। यह आपके कार्यों को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। यह आपके जीवन को मैं क्या महसूस करता हूं से मुझे क्या करना चाहिए में बदल देता है। और जब आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ पूरा करते हैं, तो यह आत्मसम्मान और आंतरिक शांति का एक गहरा स्रोत बन जाता है। खंड 17, आत्म जागरूकता का दैनिक अभ्यास। स्टोइसिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है। कई स्टोइक्स, जैसे सेनेका और मार्कस ऑरेलियस, एक शाम की पत्रिका रखते थे। वे दिन भर के अपने कार्यों की समीक्षा करते थे। वे खुद से पूछते थे, आज मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या सही किया? मैं कल कैसे बेहतर हो सकता हूं? ये आत्मालोचना या अपराध बोध के बारे में नहीं है। यह ईमानदार आत्म मूल्यांकन और निरंतर सुधार के बारे में है। ये आपके विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहने का एक तरीका है। यह अभ्यास आपको अपने पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। यह देखने में कि आप कहां अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और धीरे धीरे अपने व्यवहार को अपने सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हैं। यह एक धीमी, स्थिर प्रक्रिया है, लेकिन यह स्थायी परिवर्तन की कुंजी है। खंड 18, सही रोल मॉडल चुनना। हम उन लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं और जिनका हम सम्मान करते हैं। स्टोइक्स बुद्धिमानी से रोल मॉडल चुनने के महत्व को समझते थे। वे उन लोगों के जीवन का अध्ययन करते थे जिन्हें वे गुणी मानते थे, जैसे कि सुकरात या काटो। जब वे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते थे, तो वे खुद से पूछते थे, सुकरात इस स्थिति में क्या करते? ये आपको अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्वाग्रहों से बाहर निकलने और एक उच्च मानक के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने में मदद करता है। आज की दुनिया में हमारे पास अनगिनत रोल मॉडल है, अच्छे और बुरे दोनों। उन लोगों को चुनें जो उन गुणों का प्रदर्शन करते हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। शांति, साहस, ज्ञान, आत्मानुशासन। उनके जीवन का अध्ययन करें, उनकी मानसिकता को अपनाएं। यह आपके चरित्र को आकार देने का एक शक्तिशाली तरीका है। खंड 19, असुविधा को गले लगाना। आधुनिक दुनिया हमें आराम के लिए अनुकूलित करती है। हम किसी भी तरह की असुविधा से बचते हैं, लेकिन स्टोइक्स का मानना था कि स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास करना लचीलापन बनाने के लिए आवश्यक है। वे समय समय पर जानबूझकर खुद को असहज करते थे। ठंडे पानी से नहाना, एक दिन के लिए उपवास करना, फर्श पर सोना। इसका उद्देश्य खुद को दंडित करना नहीं था, बल्कि खुद को यह याद दिलाना था कि वे कठिनाइयों को सहन कर सकते हैं। यह आपको यह सिखाता है
कि आपको जीवित रहने और यहां तक कि फलने फूलने के लिए बहुत कम की आवश्यकता है। यह विलासिता और आराम पर आपकी निर्भरता को कम करता है। जब आप स्वेच्छा से छोटी-मोटी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो जब जीवन आप पर बड़ी, अनैच्छिक कठिनाइयां फेंकता है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। ये आपके शरीर और मन दोनों के लिए एक प्रकार का टीकाकरण है। खंड 20 प्रयासहीन शांति की स्थिति। इन सभी सिद्धांतों और अभ्यासों को एक साथ लाने पर क्या होता है? आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जिसे मैं प्रयासहीन शांति कहता हूं। यह वह शांति नहीं है जिसके लिए आप लड़ते हैं या जिसे आप बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह वह शांति है जो तब रहती है जब आप अनावश्यक संघर्ष छोड़ देते हैं, जब आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जब आप घटनाओं और अपनी व्याख्याओं के बीच अंतर करना सीख जाते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को अपने कार्यों पर केंद्रित करते हैं, न कि परिणामों पर, जब आप बाधाओं को अवसरों के रूप में देखते हैं। शांति कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप प्राप्त करते हैं। यह आपकी प्राकृतिक अवस्था है जब आप उन मानसिक आदतों को दूर कर देते हैं जो अशांति पैदा करती हैं। ये एक गंदे तालाब की तरह है। आपको पानी को साफ करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपको बस गंदगी को हिलाना बंद करना है और वे अपने आप शांत और साफ हो जाएगी। यही स्टोइक्स का सबसे सरल और सबसे गहरा सिद्धांत है। तो हम यहां हैं। हमने उस मानसिक ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम को उजागर किया है जो आपको प्रयास के बिना शांत रहने की अनुमति देता है। मुख्य निष्कर्ष यह है, आपकी शांति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने से नहीं आती है, बल्कि आपके आंतरिक जगत की महारत से आती है। यह स्वीकार करने से कि आप तूफान को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपने जहाज को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह एक जीवन भर का अभ्यास है। लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया करने से पहले रुकते हैं, हर बार जब आप किसी घटना को उसकी कहानी से अलग करते हैं, हर बार जब आप बाधा में एक अवसर देखते हैं, तो आप अपने आंतरिक गढ़ को मजबूत कर रहे होते हैं। यह शक्ति हमेशा आपके भीतर रही है। आप बस इसे गलत लड़ाइयों में बर्बाद कर रहे थे। आज से अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से निवेश करें। केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल शांत रहेंगे, बल्कि आप अजेय बन जाएंगे। इस यात्रा पर मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मुझे कमेंट्स में बताएं, इस वीडियो से आप कौन सा एक सिद्धांत आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे।